स्टडी मटेरियल का। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। अ फैक्ट्री एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स and in the course of manufacture in a byproduct y is produced which after a separate process has a commercial value। हम एक मेन प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं जो है केमिकल एक्स, लेकिन जब हम केमिकल एक्स बनाएंगे तो एक बाय प्रोडक्ट वाई जो है वो बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद हम उनको सेपरेट प्रोसेस करेंगे ताकि उनकी हमें एक कॉमर्शियल वैल्यू मिल जाए। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो जॉइंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। मटेरियल का खर्चा 10,000, लेबर का खर्चा 4,000, ओवरहेड्स का खर्चा 2,500। फिर आपको एक्स के सेपरेट एक्सपेंसेस और वाई के सेपरेट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। द आउटपुट फॉर द मंथ वाज 150 क्विंटल ऑफ एक्स एंड 50 क्विंटल्स ऑफ वाई। एक्स का आउटपुट 150 क्विंटल है और वाई का आउटपुट आपका 50 क्विंटल है। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई इज ₹200 per quintal। The profit on product Y is 33.33% on the cost price। Prepare an account to show the cost of X per quintal। आपको अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाकर ये शो करना है कि X की जो कॉस्ट है वो पर क्विंटल क्या रही। X की जो कॉस्ट है वो पर क्विंटल आपकी क्या रही। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आप क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगाओ कि ये इस क्वेश्चन में क्या कोई बाय प्रोडक्ट है या केवल और केवल मेन प्रोडक्ट है। क्या आपको इस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट नजर आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले बाय प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट का शेयर निकालेंगे। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। Share in joint cost of byproduct। Sale value of byproduct। तो आपको दे रखा है कि बाय प्रोडक्ट जो है वो 50 क्विंटल बना और इंटू 200, ये आपके पास इसकी सेल वैल्यू आ गई। सर ये स्प्लिट ऑफ है या फिर वो है फाइनल? क्या चीज? स्प्लिट ऑफ के लिए लिखा हुआ होता है कि स्प्लिट ऑफ पर होगा ये। अगर सिंगली सेल वैल्यू दी हुई है तो बाय प्रोडक्ट तो हमेशा सेपरेट कॉस्ट के बाद ही बिकता है। सेपरेट कॉस्ट के बाद मतलब सर? प्रोसेसिंग के बाद। अच्छा बिना सेपरेट कॉस्ट इनकर्ड किए बाय प्रोडक्ट नहीं बिकता। अच्छा, मतलब क्वेश्चन नहीं बोल देगा कि आप उसे स्प्लिट ऑफ पर भी बेच सकते हो। ओके सर। लेस आइएगा इसमें से प्रॉफिट हटाते हैं। तो प्रॉफिट आपको कॉस्ट पर 33.33 दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो सेल प्राइस 10,000 है ये 133.33 हो गया। यस। बताइए प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 133.33 इंटू 33.33, 2,500 आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास बची टोटल कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट दी हुई है 2,800
प्लस 2500 और प्लस 1000। तो सेपरेट कॉस्ट 3 दी हुई है आपको, 2800 प्लस 2500 1000. प्लस 1000। तो ये टोटल मिलाकर हो गया 6300। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 1200. ये लीजिए। तो चलिए, अब अगर हम सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अच्छा उसका भी निकाल दो, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, हालांकि उसको अकाउंट में भी हम निकाल देंगे। हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट है 10,000 प्लस 4,000 2500. 2,500 16,500. में से लेस कर देंगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट वाई 1200। ये आ गई जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स या कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स। जॉइंट कॉस्ट केवल कॉस्ट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट बोल दो इसको, उससे टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि बस अभी सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये पूरी की पूरी बची हुई कॉस्ट किसकी है, एक्स की है। तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स। बताइए, पहले तो ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओ कि क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, या क्वेश्चन में दोनों चीजें चल रही हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन था वो केवल दो प्रोडक्ट का था, एक मेन प्रोडक्ट एक बाय प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं बाय प्रोडक्ट को अलग करूंगा, बची हुई पूरी की पूरी कॉस्ट मेरी किसको रिप्रेजेंट करेगी, मेन प्रोडक्ट। Main product. अब अगर मान लो ये मेन प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा होते, तो फिर मुझे इस मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी अलग करना पड़ता, तो फिर Yes, मुझे sir. जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना पड़ता वापस। आइए अब अपन जरा इनके अकाउंट बना लेते हैं। तो लीजिए, अगर मैं सबके अकाउंट आपको बनाना बताऊं, तो अकाउंट किस तरह से बनेंगे। मान लीजिए मैं बना रहा हूं जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट। सबसे पहले मेरे जो जॉइंट एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सबको जॉइंट एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दूंगा। तो टू मटेरियल, तो मेरा मटेरियल का खर्चा हुआ है 10,000. का। उसके बाद टू लेबर, 4,000. और टू ओवरहेड्स मेरा है 2,500। अब मुझे पता है कि ये जो खर्चे हैं टोटल मिलाकर दो ही प्रोडक्ट पर एलोकेट होंगे। एक तो वो जाएगा बाय वाइज अकाउंट में, तो वाई का शेयर तो इसमें है 1200 का, और बाय एक्स अकाउंट में 15,300 इसमें। ये मेरे जॉइंट एक्सपेंसेस का अकाउंट बन गया। बात समझ में आई। टोटल जो भी खर्चे किए वो केवल दो ही प्रोडक्ट पर एलोकेट होंगे, या तो वो वाई प्रोडक्ट पर एलोकेट होगा या वो एक्स प्रोडक्ट पर एलोकेट होगा, और वो एलोकेशन मैंने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया। तो जॉइंट खर्चों में से 1200 तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा वाई के अकाउंट में, और 15,300 में ट्रांसफर कर दूंगा किसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में। अब बनाता हूं मान लीजिए मैं एक्स का अकाउंट, क्योंकि पूछा भी उसने एक्स का ही अकाउंट है शायद, प्रिपेयर द अकाउंट।
अब मुझे बताइए एक्स पर क्या क्या खर्चे हुए हैं। तो एक्स अकाउंट में पहला खर्चा तो उसका ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर आएगा, यस सर। तो एक्स अकाउंट में आ गया टू ज्वाइंट एक्सपेंसेस। तो सर इससे पर यूनिट कैसे निकल पाएगा इसमें तो? यार टोटल कॉस्ट को अगर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट नहीं निकलता। तो वो तो पहले वैसे अपन डिवाइड करते तब आएगा ना, यहाँ पे कैसे आ जाएगा अकाउंट में? क्या बोल रहे हो आप रिद्धि, रुको तो सही 2 मिनट। पहले टोटल कॉस्ट नहीं निकालोगे एक्स का अकाउंट बना के? अच्छा, वो तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं ना। अच्छा मुझे बात बताओ, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अकाउंट बना के बताओ, तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे आपको? नहीं सर, अकाउंट ही फिर हमें बनाना। क्वेश्चन भी तो पूछ रहा है ना, मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं करने को, तो ये अकाउंट्स की कोई जरूरत ही नहीं थी, अपन ने अभी तक नहीं बनाए थे ना अकाउंट। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिपेयर एन अकाउंट टू शो द कॉस्ट पर यूनिट, तो इसलिए मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं कि भाई हम सिंपली अकाउंट कैसे बना रहे हैं बस। तो देखिएगा, मुझे बताइए एक्स में ज्वाइंट एक्सपेंसेस का हिस्सा कितना आ गया? 15,300। तो ये तो आ गया एक्स का खर्चा। अब एक्स के जो सेपरेट खर्चे हुए वो भी उसके अकाउंट में आ जाएंगे। तो एक्स के सेपरेट एक्सपेंसेस हुए हैं टू मटेरियल 2,000। 2000, टू लेबर, 2,500। लेबर हमें दे रखी है 2500, और टू ओवरहेड्स। 1,400। ठीक है, इन सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी? क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, बताइए टोटल खर्चा कितना लगा? अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो 15,300 प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 1400, 21,200। अब आप चाहो तो यही इसकी कॉस्ट निकाल दो जो उसने पूछी है, कॉस्ट पर क्विंटल। आपने 21,200 का टोटल खर्चा किया और डिवाइडेड बाय आपकी ए प्रोडक्ट की 150 क्विंटल प्रोडक्ट बना है, तो आपके पास रेट आ गई। ये लीजिए, ये मैंने एक्स अकाउंट बना दिया और एक्स अकाउंट बनाकर उसकी कॉस्ट पर क्विंटल कैलकुलेट कर ली। अगर आपको वाई का भी अकाउंट बनाना है, सिंपली बस एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आ गया जिसमें अकाउंट बनाने हैं। अब आपको बस ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर निकालो और अकाउंट बना दो। टू ज्वाइंट एक्सपेंसेस 1200। उसके बाद आइए इसमें खुद में जो टू मटेरियल आपका लग रहा है 2800, टू लेबर कॉस्ट 2500, टू ओवरहेड्स 1000। और अब आपके पास बाय ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 7,500। 70। 500। अगर इसकी भी कॉस्ट पर क्विंटल आपको अगर निकालनी है तो 7,500 का खर्चा करके हमने 50 क्विंटल बनाया, 50। तो 150 रुपए आपकी इसमें। 150। ये लीजिए, ये आपके पास हो गया। एक और जो क्वेश्चन था डिफरेंट, इसमें आपको अकाउंट बनाना था।
अब मुझे बताइए आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने में एक्चुअल प्रॉब्लम जो जनरेट हो रही है, देखो मैं आपको बताता हूं, जितना कल मेरी बात हुई स्टूडेंट से, जो जनरली दिक्कत आ रही है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर सॉल्व होगा। आपको पैटर्न पता है, आपको पता है कि अगर हमें जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, और ये है। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है वो आ रही है इस चैप्टर में कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड किस वे में करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको उसका पता लगाना है। क्या यही दिक्कत आ रही है? हाँ Yes, सर, sir. मुझे यस ये सर। है ना, जो Yes, दिक्कत sir. आ रही है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो प्रोसीड कैसे करना है। तो आओ मैं आपको इसकी एक समरी चीज बताता हूं। आप क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ोगे, बस इन बातों का ध्यान रखो, उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी बात को अब आप बहुत ध्यान से सुनना। बिल्कुल देखो, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट की अकाउंटिंग में डिवाइड है आपका। ये चैप्टर आपका दो अकाउंटिंग में डिवाइडेड है। ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक होगा जॉइंट प्रोडक्ट्स, और एक होगा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले देखो, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अगर वो क्वेश्चन बाय प्रोडक्ट का होगा तो आपको ये कंफर्मली क्वेश्चन में बता रखा होगा कि भाई जब आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो तो बाय प्रोडक्ट बन रहा है। आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, जिस क्वेश्चन में आपको बाय प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्या क्वेश्चन पढ़ के ये इंफॉर्मेशन तो आप कलेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट का डेटा दे रखा है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. 100% कर सकते हो। किसी को ये पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही क्वेश्चन में? अगर, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाय प्रोडक्ट 1 बन रहा है, बाय प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं, 4, कुछ भी हो, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए उस क्वेश्चन में। इमीडिएटली दिमाग को स्ट्राइक पर लाओ, बोले अच्छा ये क्वेश्चन है अब बाय प्रोडक्ट का, यानी इस क्वेश्चन में अब एक तो होगा मेन प्रोडक्ट और होगा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब इमीडिएटली सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बाय प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट का शेयर ढूंढना है। क्यों ढूंढना है वो समझो। आपने एक कॉमन कॉस्ट लगाकर, ये दो, अभी मैं सिंगल ले रहा हूं, सिंगल मेन प्रोडक्ट है, सिंगल बाय प्रोडक्ट है मान लो, ठीक है। आपने जो जॉइंट कॉस्ट लगाई, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या उस जॉइंट कॉस्ट से ही ये दोनों, जो मेन प्रोडक्ट बना और जो बाय प्रोडक्ट बना, दोनों बने हैं? यस सर। इस कॉमन कॉस्ट से ही तो ये दोनों बने हैं। तो अब चूंकि बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग ये कहती है कि ये उतना वेल नोन प्रोडक्ट नहीं है, तो इस जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट उन मेथड से नहीं हो सकता जो मेथड आपने अपोर्शनमेंट के पढ़े। ना तो इस पर फिजिकल यूनिट मेथड लगा सकता हूं, ना मैं इस पर रिलेटिव सेल वैल्यू मेथड लगा सकता हूं, ना मैं इस पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड लगा सकता हूं। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, बाय प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही लो सेल वैल्यू का होता है, उसकी क्वांटिटी भी मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहां पर हम इन प्रोडक्ट को जॉइंट कॉस्ट के मेथड से एलोकेट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये तो कंफर्म पता है कि जॉइंट कॉस्ट का कुछ हिस्सा तो बाय प्रोडक्ट में लगा ही लगा है। तो केवल और केवल बाय प्रोडक्ट की मुझे चाहिए सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट।
मुझे चाहिए सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर मुझे जॉइंट कॉस्ट में बाय प्रोडक्ट का हिस्सा निकालना है तो मुझे केवल एक चीज चाहिए, उस बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये गिवन हो सकती है और ये नॉट गिवन हो सकती है। नॉट गिवन हो सकती है। अगर आपको स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू डायरेक्टली मिल गई तो कुछ भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नहीं था, कौन सा था जो मैंने कल करवाया था आपको, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए। 13 आप साथ साथ समझते चलिए क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन नंबर 13 में जाइए। आपको इसमें ये दे रखा है कि आपका एक प्रोडक्ट एक्स है जो कि बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैंने इमीडिएटली अपने माइंड को सेट किया, मैंने कहा सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट चाहिए। अब सेल एट स्प्लिट पॉइंट मुझे डायरेक्टली मिल गई 500 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, तो मुझे और किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है। मैंने डायरेक्टली टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से सेल वैल्यू एट स्प्लिट को डिडक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली बची हुई कॉस्ट मेन प्रोडक्ट की आ गई। बोलो क्या ये बात समझ आई? सर जॉइंट कॉस्ट में से अपन ने सेल वैल्यू माइनस कर मेरी दी। बात, ज्वाइंट कॉस्ट इन दोनों की मिलाकर है। हाँ धीरे धीरे सुनो, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं। ज्वाइंट कॉस्ट इन दोनों की मिलाकर है, उसमें से अगर मैं बाय प्रोडक्ट की माइनस कर दूंगा तो किसकी कॉस्ट बचेगी? मेन प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट की माइनस करनी है मुझे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वही उसकी ज्वाइंट कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। बाय प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर आकर जितने में बिक रहा है हम ये मानते हैं कि वही उसका ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर है। तो अगर मैं टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से स्प्लिट ऑफ की वैल्यू को हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट बचेगी कि नहीं बचेगी? अच्छा बचेगी चलो, सर। मैं आपको ये भी बताता हूं ऐसा क्यों माना जाता है। आओ, उस चार्ट को छोड़ना, अब जरा एक बार और मेरी बात को सुनना। देखो क्या हुआ, मैंने जो ज्वाइंट कॉस्ट लगाई इस पर आगे बढ़ना चालू किया, ये बना मेन प्रोडक्ट और ये बना बाय प्रोडक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, सुनोगे मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने बाय प्रोडक्ट पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, नो प्रॉफिट, इज दिस स्टेज, नो प्रॉफिट एट स्प्लिट पॉइंट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी सेल वैल्यू इसकी कॉस्ट के बराबर ही रही होगी? बताओ। यस सर। ये तो Yes, आप sir. समझते हो ना, अगर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो सेल वैल्यू आती है। अब मैं बोल रहा हूं जीरो प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब जो भी इस बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट हो गई। यस सर। और कॉस्ट कौन सी हुई? स्प्लिट ऑफ पे। अभी तक कौन सी कॉस्ट लगी है जब ये प्रोडक्ट अलग हुए तब तक? जॉइंट कॉस्ट। तो इसका मतलब ये सेल वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्वाइंट कॉस्ट के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? बताओ मुझे। हाँ सर इस केस में तो होगी। मेरी बात को समझ रहे हो क्या आप सभी जने? मैं जो बोलना चाह रहा हूं एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाकर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं मुझे इसकी ज्वाइंट कॉस्ट का पता लगाना है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो इसकी सेल वैल्यू पता है बस केवल। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये भी पता है कि अगर मैंने इसको बिना प्रॉफिट कमाए
स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दिया, तो जितना इससे रिकवर हुआ वो ऑटोमेटिकली इसकी कॉस्ट के बराबर हो गया। हाँ नहीं, सर। नहीं हुआ? बताओ। यस सर। हो गया। तो मैंने वही काम किया है। मैंने कहा अगर बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट को मैं इसकी कॉस्ट का शेयर मान लूं, तो मैं टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से उसे डिडक्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। बोलो, अब क्या ये बात समझ आई सबको? यस सर, आ गई। अब आगे बढ़ो। अब मान लो मुझे ये नहीं दे रखा है, ये नहीं गिवन है, तो मैं आगे बढ़ा। इसके बाद मैंने इसमें कुछ सेपरेट खर्चे किए, मैंने इसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ा और प्रॉफिट जोड़ के उसे बेच दिया, ये सेल्स हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो सेल वैल्यू यहां की चाहिए ना, लेकिन मुझे सेल वैल्यू गिवन है यहां की, यानी फाइनल। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, मुझे इस सेल्स से अगर मैं उल्टा चलता जाऊं तो क्या ऑटोमेटिकली मैं स्प्लिट ऑफ पर पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? पहुंच जाएंगे Yes, सर। sir. तो यही मेथड रिवर्स कॉस्ट मेथड कहलाया। और ये क्यों काम में लिया गया? क्योंकि स्प्लिट ऑफ का डेटा गिवन नहीं था मुझे। तो मैंने कहा फाइनल सेल में से प्रॉफिट हटाओ, प्रॉफिट हटाओ और उसकी सेपरेट कॉस्ट हटाओ। अब जो भी वैल्यू बची ना, इट मींस ये वो वैल्यू आ गई जो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट के बराबर हो गई। आप खुद ही सोचो, जब आपने फाइनली बेचा, फाइनल बेचने में से प्रॉफिट हटाया तो केवल और केवल कॉस्ट बची। अब उस कॉस्ट में दो कॉस्ट शामिल है, सेपरेट और जॉइंट। अब मैंने सेपरेट कॉस्ट भी हटा दिया, तो रिमेनिंग जो बची वो ऑटोमेटिकली जॉइंट कॉस्ट का शेयर बचा कि नहीं बचा? बचा सर। तो बस मैंने सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट का शेयर निकालना है बस। और जॉइंट कॉस्ट का शेयर हमेशा निकलता है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से। अगर वो गिवन है तो डायरेक्टली यूज करो, अदरवाइज रिवर्स कॉस्ट मेथड। अगर गिवन है तो डायरेक्टली, और नॉट गिवन है तो रिवर्स कॉस्ट। अब मुझे बताओ, बाय प्रोडक्ट का शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालने में कहां दिक्कत है? अब बताओ मुझे आप। दो ही सिचुएशन है, आप हमेशा ये ध्यान रखो, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही हमारी शेयर इन जॉइंट कॉस्ट होती है। इसका गिवन है तो डायरेक्टली यूज करो, अगर गिवन नहीं है तो रिवर्स कॉस्ट से वहां तक पहुंचो। अब बताओ, क्या आपने बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा निकाल लिया? हाँ सर। यस सर। बोलो, क्लियर है सबको? सब बताइए। पता है, एक तो आप लोग है ना क्लास में पार्टिसिपेट ही तीन बच्चों के अलावा, तीन चार बच्चों के अलावा नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं मुझे बताएंगे ना, तब तक पता नहीं लगेगा कि आप उस तक कितना पहुंच पा रहे हो। तो मुझे अब बताइए, अगर बाय प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, तो क्या आप ये ढूंढ पाओगे, क्या आप उसका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकाल पाओगे? या तो डायरेक्टली गिवन होगा या रिवर्स मेथड से निकलेगा? बोलो। यस सर। यस सर। चलो, अब मेरी बात सुनना। अब जब बाय प्रोडक्ट का पता लग गया, तो बची हुई कॉस्ट किसकी है? मेन प्रोडक्ट। अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि मेन प्रोडक्ट सिंगल हो या मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो। हाँ सर। अब अगर मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो गए तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो गया क्वेश्चन। ज्वाइंट प्रोडक्ट यही तो होते हैं कि जब मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, उन्हीं को हम ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हाँ सर। अगर मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हुए तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बन गए। और अब वो बची हुई जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उससे आप ज्वाइंट प्रोडक्ट के मेथड का सहारा लेकर बांटोगे। आओ मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो ए बन रहा है,
एक मिनट। ये मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है और ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर आपकी एक जॉइंट कॉस्ट लगी, इन तीनों को मिलाकर आपकी जॉइंट कॉस्ट लगी। अब आपने इस जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट का हिस्सा हटा दिया। अब बताओ ये जो जॉइंट कॉस्ट बची है किस किस की बची? ABC की सर। फिर गलत बोल रहे हो। जब मैंने बी की हटाई दी तो एबीसी की कैसे बच सकती है? अच्छा सर ये A बाय और प्रोडक्ट C। नहीं है क्या? A और C, हाँ A और C। ए और बी ये बाय प्रोडक्ट है, ये A सर A। बाय प्रोडक्ट सी, ये लो। सर ए और बी की बचेगी, मेन A और प्रोडक्ट्स की। B। ए बी और सी तीन प्रोडक्ट हैं जिसमें सी जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है आपका। तो अगर मैंने टोटल जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट सी का हिस्सा हटा दिया, वो मैंने इस मेथड से निकाल लिया, तो अब ये जो जॉइंट कॉस्ट बची है किस किस की बची? ऑफ A and B प्रोडक्ट ए एंड बी। बोलो बची कि नहीं बची? बची सर। बची सर। यस सर। लेकिन अभी भी तो एक समस्या आ गई, मुझे तो ए और बी की भी अलग अलग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बताओ। करनी पड़ेगी। अब ये दोनों ही मेन प्रोडक्ट है कि नहीं है? है सर। तो इसमें बाय प्रोडक्ट का मेथड तो लग ही नहीं सकता ना। हाँ बाय प्रोडक्ट। अब अगर ये दोनों मेन प्रोडक्ट हैं तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाए कि नहीं कहलाए? यस सर। तो इनको अलग करने के लिए अब मुझे मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट लेना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट पर जाना पड़ेगा। मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं इसको बांटूंगा, चाहे वो फिजिकल यूनिट मेथड हो आपका, फिर चाहे वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड हो, फिर वो चाहे आपका सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड हो, या वो आपका एनआरवी मेथड हो। इस तरह से मैं इनकी कॉस्ट को अलग अलग करूंगा। अब मुझे बताइए, क्या आप कुछ दिमाग में बैठा चीजों का तरीका? यस सर। ढूंढो यस सर। बाय प्रोडक्ट है कि नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ढूंढो, टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दो, बची हुई मेन प्रोडक्ट की आ जाएगी। और अगर मेन प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है तो इमीडिएटली आपका क्वेश्चन जॉइंट प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट आई उसको मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट का यूज करो और सभी मेन प्रोडक्ट्स में बांट दो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको इस चैप्टर में। प्रॉफिट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप जितनी भी प्रोडक्ट बेचोगे सबका प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। प्रॉफिट स्टेटमेंट में सेल्स में से उसका जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा और उसकी सारी सेपरेट कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट इजीली आ जाता है। प्रॉफिट की बात, सर हाँ जी, सर जैसे वो क्वेश्चन नंबर 13 था है ना, हाँ तो सर उसमें जैसे भी आपने बोला कि सारे ही प्रोडक्ट के अपन को वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होता है, तो हाँ सर जी। उसमें अपन ने ना जैसे जब अपन ने सारे मेन प्रोडक्ट्स का निकाला तब तक तो निकाला नहीं, जब उसने निकाल नीचे लो, क्वेश्चन कोई में इशू अलग से नहीं है। सुनो सुनो मेरी बात, उसको निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप सारे प्रोडक्ट्स का आप निकालो तो, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मैंने 13th में क्यों नहीं निकाला वो समझो। उसने मुझसे पूछा था प्रॉफिट और लॉस निकालो अगर प्रोडक्ट को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचा जाए, ठीक है? ये सर। यही पूछा है, चलो निकाल लो, आप बाय प्रोडक्ट का भी निकाल लो। आप तो एक ही रूल बनाओ, निकालो। बताओ सेल वैल्यू कितनी थी बाय प्रोडक्ट की? सर 2000 विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। उसमें से माइनस कर दो इसका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, वो भी था 2000। ये उसका प्रॉफिट आ गया, इसलिए नहीं निकाला मैंने। ये लो, उसने बोला है प्रॉफिट निकालो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, तो 1500 आया था। क्या चीज 1500 आया था?
सर नेगेटिव में गया था इसका स्प्लिट आप रुको रिद्धि, मेरी बात को फिर सुनो। नेगेटिव तब गया था जब आपने बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बाद बेचा था। हाँ सर। आप समझो, क्वेश्चन पूछ रहा है बिना फर्दर प्रोसेसिंग किए बेचो, तो बिना फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब हो गया उसे स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दोगे। यस सर। हाँ सर। हाँ स्प्लिट ऑफ पर बेचोगे तो 2000 में ही बिकेगा, और 2000 ही उसका जॉइंट कॉस्ट का शेयर निकाला है आपने। हाँ। दोनों बराबर ही तो होते हैं, यही तो मैं समझा रहा हूं शुरू से आपको। यस सर। दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट को ही आप शेयर इन जॉइंट कॉस्ट मानते हो, तो प्रॉफिट हो कैसे सकता है? हाँ सर। हाँ इसलिए मैंने बाय प्रोडक्ट का नहीं बनाया था। हाँ, और बोलो, और बोलिए, कोई और पूछ रहा था कुछ? बोलो भाई, जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन को केवल समझना है बस आपको। ऐसा नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी देते हैं कि जिससे वो घूम जाता है। और सर उसके सी पार्ट में कल बोला था कि है ना अपन कौन सा फर्दर प्रोसेस करे नहीं करे, इसलिए अपन ने इसका निकाला था बाय हाँ, प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि बाय प्रोडक्ट की भी फर्दर प्रोसेसिंग की डेटा दिया हुआ था मुझे। और बोलो भाई, देखिए, बताइए मुझे, आदित्य, कोई और क्वेरी है? नो सर। क्लियर है बिल्कुल चैप्टर? यस सर। दुष्यंत बताओ। हार्दिक, मानसी, यस सर। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। मयंक, यस सर। मोहित, यस सर। प्रद्युमन, राधिका, यस सर, क्लियर है। रिया, रिया विजय और रिया नटानी, यस सर। क्लियर है बिल्कुल Yes, sir. चैप्टर का पॉइंट? यस सर। रिद्धि 18 तो मैं करवा चुका हूं ना? 18 तो मैंने क्लास में करवा दिया ऑलरेडी, जिसमें अपन ने वो सब निकाला था 1 यूनिट मानकर कि उसका टाइम उससे डबल है, उसका टाइम उससे हाफ है। सर, हाँ जी। इसमें 11th के अंदर जो इसमें प्रॉफिट्स दे रखा है ना, 11th में प्रॉफिट्स, हाँ बोलो। तो ये 33 1/3 ये सेल्स पे निकाल के, मतलब ऐसे फिर इसको प्रॉफिट्स माइनस कर देंगे ना सेल से, तो इसको हाँ वो आ जाएगी बिल्कुल, जॉइंट कॉस्ट। बिल्कुल सेपरेट। नहीं नहीं, ठीक जॉइंट है। कॉस्ट थोड़ी आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी। सेल्स में से अच्छा, जब हाँ, आप टोटल profit कॉस्ट। निकालते हो तो टोटल कॉस्ट आती है। फिर यस टोटल सर। में से अगर आप सेपरेट कॉस्ट हटाओगे तो फिर आपके पास एक सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब इसमें देखो, Yes. जैसे अपन ये देख रहे हैं, अब देखो, अब आप समझो। अब पहले तो ये देखो कि ये क्वेश्चन किसका है, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं सारे या बाय प्रोडक्ट भी हैं? बताओ मुझे पढ़ के। सर, 2 बाय प्रोडक्ट है, एक मेन प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको बी और सी का हिस्सा निकालना है, ठीक है? यस सर। अब क्या यहां पर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ दे रखी है क्या, बी और सी की? सो वो सेल्स दे रखी है, तो वही हुई ना सर, वो तो सेल्स फाइनल प्लस सेल होती है, सेल्स हमेशा फाइनल सेल होती है। स्प्लिट ऑफ के लिए बोलेगा कि ये स्प्लिट ऑफ की सेल है, यानी अगर ये फाइनल सेल है तो मुझे रिवर्स कॉस्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यस सर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी और सी को रिवर्स कॉस्ट मेथड से पीछे लाऊंगा, हाँ। तो मुझे उनका स्प्लिट ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर, मिल जाएगी। उन फिर दोनों उसको ए में बॉर्ड, ए के अंदर। हाँ, उन दोनों को अगर मैं 9000 में से माइनस कर दूंगा तो अपने आप एक ही कॉस्ट आ गई कि नहीं आ ठीक गई? है। हाँ सर, आ जाएगी। बस हो गया जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट। हाँ सर, हो गया। और ऐसा ही शायद 19 है, 19 भी सेम है बिल्कुल। हाँ, सेम है सर। 19 भी बिल्कुल सेम है, 8200। सर
हाँ जी, सर एक बार ये लाइन मतलब ये क्या लिखा हुआ है 11th में, द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आर के बाद में क्या है ये? प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है हर प्रोडक्ट का, हाँ। सेल्स ये पर। सर क्या लिखे मतलब ये 33 क्या है मतलब? 33/1/3% रेट है भाई। अच्छा प्रॉफिट 33 बाय 1/3 ठीक है सर। हाँ, 33/1/3% है ए प्रोडक्ट में, 25% है बी में और 15% है सी में। मुझे ए से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बी और सी से मतलब है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो वो दोनों हैं। हाँ अब वो कंफ्यूज करने के लिए देता है, उसने ए का भी प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, मतलब ही नहीं है मुझे। आप समझ रहे हो, मतलब ही नहीं है ना ए के सर वो प्रॉफिट। कौन जो मतलब जिस स्टाइल में लिखा हुआ था ना वो समझ में नहीं आया मेरे को। और बोलो। अब बताइए क्लियर हुआ क्या अब ये चैप्टर? देखिए आपको एक बार पूरा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वापस से एक बार आपको इसको सारी चीजों को पढ़ के या तो अपने नोट्स बनाइए, अपनी हैंड रिटन में लिखो, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और सर ये अभी तक जो आपने क्वेश्चन भेजे बस इतने ही है क्या स्कैनर के? हाँ, स्कैनर्स में इतने आए हुए, एक दो क्वेश्चन और होंगे, कुछ आप चाहोगे अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं बना के भेज दूंगा आपको, बट वो मतलब नहीं है, वो सेम ही होंगे, केवल डिजिट चेंज होती है। देखो